गुड इवनिंग छात्रों। मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक आपका। और पेपर 4 में कक्षा 11 के लिए ये आज लास्ट पेपर भी है कक्षा 11 का, पेपर 4 का रेडियो वेव्स। जो जैसा कि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि ट्रक के ऊपर जो है ऑडियो वीडियो रखते हैं, तो वो उसी तरह से माल उतारता है ट्रक। तो ये वही कॉन्सेप्ट वही है लगभग। तो रेडियो तरंगों को आप थोड़ा देखें तो इनका परिचय देखिए वहीं से आज शुरू हो जाता है कि ये जो हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, इनका नाम पूरा हेनरिक हर्ट्ज है। 1887 में वही कहा था कि जो आप एक पैडल मारते हैं तो वो जो है इसके इसके स्थान पर इन्होंने उस को हर्ट्ज कहा। और इसको जो है अगर आप ऊपर देखें तो इसकी गति अगर प्रकाश की में आए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और फ्रीक्वेंसी भी 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻6 मेगा हर्ट्ज तक होती है। तो इस प्रकार की तरंगे जो होती हैं रेडियो सिग्नल या वाहक तरंगे कहलाती हैं। और इसी चीज़ को और वेरीफाई किया वैज्ञानिक हर्ट्ज ने। तो मैं पेज में भी देता हूँ, आप इसको समझ लें। वाहक तरंगे क्या हैं? वही कैरियर आपका ट्रक। तो ये इनकी भी कैपेसिटी है 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻6 मेगा हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी और को जो ले जाएंगी और इसके ऊपर इस तरह की तरंगे वाहक तरंगे कहलाती हैं और ट्रांजिस्टर युक्त ऑक्सीलेटर से पैदा की जाती हैं। तो इनको भी आप पेज में देख के समझ सकते हैं। सिग्नल तरंग क्या है? ये एक वैद्युत तरंग जिसे ध्वनि, दृश्य अथवा किसी अन्य प्रकार की सूचना या प्रभाव विद्यमान हो तो वो आपका सिग्नल हो जाता है। जैसे कि सेना में सिग्नल होता है। मॉड्यूलेशन क्या है? ध्वनि संकेतों या श्रव्य संकेतों की फ्रीक्वेंसी को 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ तक होती ही है, ये हमेशा आप जानते रहें। और वीडियो सिग्नल का काफ़ी भाग 20 किलोहर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी इन तरंगों का अंतरिक्ष में प्रेषण करना अव्यवहारिक है। तो इसके दो कारण हैं कि ऑडियो सिग्नल और औसत फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है, अर्थात इसका वेवलेंथ 30,000 मीटर होता है। और ट्रांसमीटर एरियल की λ/2 है। अतः ऑडियो सिग्नल को सीधे प्रसारित करने के लिए 15 किलोमीटर लंबा एरियल एंटीना चाहिए। तो इसके लिए मॉड्यूलेशन इनको ध्यान में रखते हुए जो है मॉड्यूलेशन एक समस्या निर्धारण इसका मॉड्यूलेशन किया गया कि कैरियर वेव अनंत दूरियों तक जाने में सक्षम होती हैं, परंतु उनमें कोई सूचना ऑडियो वीडियो सिग्नल नहीं होता। तो होती है सूचना होती है मगर इनका सीधा प्रसारण नहीं होता। तो इनको जो है हम सिग्नल वेव को कैरियर वेव पर चढ़ाकर अंतरिक्ष में प्रसारित किया जाता है। तो इसको जो चढ़ाने की ये प्रक्रिया है ट्रक पे माल आप समझ लीजिए। तो यही क्रिया आपका मॉड्यूलेशन है कहलाती है। मतलब कैरियर वेव पर मतलब आप जो है सिग्नल वेव को चढ़ाएंगे तो मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो अब जैसे कि 12 मेगाहर्ट्ज की कैरियर वेव के द्वारा प्रसारण किया जाए तो 25 मीटर और कैरियर वेव के लिए केवल ना मीटर ही एरियल पर्याप्त होगा। और इसके मॉड्यूलेशन के प्रकार भी हैं, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, पल्स मॉड्यूलेशन है। तो एम्पलीट्यूड में वही एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करता है और फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को टाइम के साथ जो है मॉड्यूलेट करता है। और उसी तरह से एएम या एफएम के गुणों में तुलना भी करने को आता है। चूँकि रेडियो है तो इसमें आप एएम रेडियो और एफएम तो मॉड्यूलेशन क्रिया में अधिक विद्युत शक्ति एएम में खर्चा होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले में कम होती है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आप इसे देख लें। और मॉड्यूलेशन इंडक्टेंस क्या है? तो वही कैरियर फ्रीक्वेंसी का विचलन बटा सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टेंस हो गया आपका ये आप
लिख सकते हैं। साइड बैंड, बैंडविड्थ, और इसके अंदर हाई लेवल तथा लो लेवल का मॉड्यूलेशन पर ही है। हाई लेवल मॉड्यूलेशन जो है आरएफ एम्पलीफायर्ड इकाई में मॉड्यूलेट किया जाता है तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन कहलाता है। और यही चीज़ ट्रांसमीटर किसी निम्न शक्ति वाले आरएफ एम्पलीफाई इकाई में मॉड्यूलेट किया जाता है तो लो लेवल हो जाता है। और इनका प्रोपगेशन मतलब किस तरह से होता है रेडियो तरंगों का, तो किसी भी माध्यम में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में अनंत दूरियों तक फैलने में ये सक्षम है रेडियो तरंगे आपकी। और इन तरंगों को हर्ट्जियन तरंगे भी कहते हैं। ट्रांसमीटर एंटीना के द्वारा रेडियो तरंगों को अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैलाना प्रोपगेशन कहलाता है। तो ये कभी कभी पूछ देता है, शब्द से ना परिचित होते हुए आप चीज़ तो समझ ही रहे हैं कि रेडियो तरंग बिना किसी माध्यम के इतनी चाल से 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से अंतरिक्ष में अनंत दूरियों तक फैलाने में सक्षम होती है तो ये एक प्रोपगेशन कहलाता है। तो एंटीना के द्वारा ये होता है। तो ये तरंगे तो आयन मंडल, आयनोस्फीयर आप जानते रहिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल विद्यमान है। ये जीके भी है। इसे 3 भागों में बांट दीजिए तो ट्रोपोस्फियर समुद्र तल से 16 किलोमीटर, स्ट्रेटो जो है उसकी ऊंचाई 16 से 40, और आइनोस्फेयर जो है आपका वही 19 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक आइनोस्फेयर कहलाता है। परत आपकी जो है 19 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की परत कहलाती है। ये बहुत कम मात्रा में आयनीकृत गैसें इसके अंदर होती हैं। ये क्वेश्चन है आयन मंडल का आपका। और रेडियो तरंगे संचरण करने की किस्में बहुत हैं। तो एक मैंने वीडियो आपको दिखाया था ग्राउंड वेव। आजकल ग्राउंड वेव से जो है मोबाइल का फ्रीक्वेंसी वगैरह दी जा रही, सॉरी वाईफाई सिस्टम दिया जा रहा है। ये तरंगे पृथ्वी तल से 50 मीटर ऊंचाई क्षेत्र में हो सकती हैं। और इसे मीडियम वेव भी कहते हैं, स्काई वेव भी है एक आपका। तो ट्रांसमीटर मिशन इसमें एंटीना से चलकर आयन मंडल तक आपके पहुंचती हैं, परावर्तन होकर पुनः भूतल पर वापस आती हैं तो ये स्काई वेव कहलाती हैं। तो इस तरह से देखिए ऐसे है ये जाके यहाँ से टकरा के फिर यहाँ और फिर आइनोस्फीयर फिर यहाँ, तो यहाँ पर आपके आके रहती स्काई वेव का। इसे शॉर्ट वेव भी कहते हैं। तो इसे ये भी आप याद रखिए, ग्राउंड वेव आपकी मीडियम वेव और स्काई वेव जो है आपकी शॉर्ट वेव। तो लोग नहीं रेडियो चलाते हैं तो कहते हैं शॉर्ट वेव लगाइए, तो उसमें खरखराहट की आवाज़ आती है, तो वही आइनोस्फीयर की वजह से। और इसमें एक सवाल और पूछ देता है, क्रांति कोण क्या है। तो जिस प्रकार विकिरण कोण का अधिकतम मान जिस पर कि पूर्ण परावर्तन हो सके क्रांतिक कोण कहलाता है। तो रेडियो तरंगे अंतरिक्ष से सीधी मतलब तरंगों का ही परावर्तन है। तो विकिरण कोण का मान इस प्रकार का होना चाहिए कि पूर्ण परावर्तन हो सके। यदि विकिरण कोण का मान अधिक होगा तो पूर्ण परावर्तन नहीं होगा और रेडियो तरंग अंतरिक्ष में सीधी चली जाएगी। इसलिए विकिरण कोण का मान अधिकतम होना चाहिए जिस पर कि पूर्ण परावर्तन हो सके, तो वो क्रांति कोण हो कहलाता है। तो रेडियो तरंगे वास्तव में आयन मंडल के द्वारा परावर्तित नहीं होती, लेकिन अगर अपरावर्तित होती हैं तो वो अपने आयन घनत्व वृद्धि ऊंचाई के साथ घटता जाता है। तो इस प्रकार जब कोई रेडियो तरंग आयन मंडल में प्रवेश करती है तो सघन आयन क्षेत्र से विरल की तरफ जाने लगती है और इस प्रक्रिया में वो अविलंब से दूर हट जाती है। तो परतों से अपवर्तन के फलस्वरूप जब कोई रेडियो तरंग वायुमंडल में वापस लौट आती है तो यह पूर्ण परावर्तन कहलाता है। तो पूर्ण परावर्तन जब हो जाता है 90 डिग्री के आसपास, तो इस प्रकार विकिरण का कोण का अधिकतम मान जिस पर कि पूर्ण परावर्तन हो सके।
तो 90 डिग्री के आसपास, तो इसे हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। और शांत क्षेत्र भी आप कह रहे हैं, पूछ सकता है कि ऐसी दूरी की जहाँ ग्राउंड वेव ना पहुँच पाती हूँ, ना ही स्काई वेव हों, तो वो आपका शांत क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि तरंगे वहाँ तक ना पहुँच पाती हूँ। और स्किप दूरी वो है कि जो शॉर्ट वेव प्रसारण में ट्रांसमिशन एंटीना से उस बिंदु की दूरी जहाँ शॉर्ट वेव आयन मंडल से परावर्तन के बाद सर्वप्रथम पहुँचती है, इसकी दूरी कहलाती है। और तो शॉर्ट वेव प्रसारण में ट्रांसमिशन एंटीना से उस बिंदु की दूरी जहाँ से शॉर्ट वेव आयन मंडल में गई और परावर्तन के बाद सर्वप्रथम पहुँचती है, तो इसकी दूरी कहलाती है। रात दिन की फ्रीक्वेंसी आयन मंडल में आयनीकरण केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, रात्रि में नहीं आयनीकरण आपका। इसके फलस्वरूप आयन मंडल का घनत्व सुबह से शाम तक बढ़ता रहता है और शाम से सुबह तक घटता रहता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि आयन जो है घनत्व प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। तो लाभ यह होता है कि दूर दूर के स्टेशन रात में आपको बहुत साफ सुनाई देते हैं। तो इसकी दूरी में वृद्धि हो जाने के कारण इसकी जोन भी बढ़ जाता है आपका। तो इसके कारण यही आपका कारण है कि आपका रेडियो सिलोन दिन में 19 मीटर और तथा 25 मीटर बैंड में प्रसारण करता है, जबकि रात में 25 और 41। तो मतलब रात में आप आसानी से सुन लेते हैं। तो आप इस तरह से देखें तो ये इसकी जोन भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ यहाँ से गई और इसको यहाँ से लौट के आपके रेडियो पे आई। तो दिन व रात का फ्रीक्वेंसी प्रभाव, तो और छोटे सवाल हैं आपका इसके ऊपर, जिसका उत्तर आपको देना है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, वाहक तरंग किसे कैरियर क्या किसे कहते हैं, ध्वनि संकेतों को फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यही सब चीज़ें छोटे क्वेश्चंस हैं। प्रोपगेशन क्या है, आयन मंडल क्या है, शांत क्षेत्र क्या है, स्किप दूरी क्या है, आयन मंडल का जो है वह आयन मंडल का महत्व क्या है, और इस मॉड्यूलेशन का अर्थ क्या है, रेडियो द्वारा संकेतों को मॉड्यूलेट क्यों करना क्यों आवश्यक है। सही बात है, मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूलेशन आवश्यक क्यों नहीं रहेगा भाई, आप जब ट्रक में माल लादोगे ही नहीं तो जाएगा कैसे। मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, अपना साउंड आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे डालूंगा नहीं तो आप तक पहुँचेगा कैसे। तो मॉड्यूलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यही सब चीज़ें आपके साथ हैं। और जो इसके बाद ये पेपर ख़त्म होता है आपका, और कक्षा क्लास 11 के लिए मैं कहूँगा। और उसके बाद एक टिप्पणी आप लिखे देखिए, कभी कभी टिप्पणी भी आती है, ये कक्षा 12 भी आप देख सकते हैं, और छोटे क्वेश्चंस। और साथ में आपका 5वां पेपर आगे हम शुरू कर लेंगे। तो दिसंबर ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक जाते जाते हम लोग ख़त्म करके कुछ इम्पोर्टेंट्स पे भी आ जाएंगे, और जनवरी में कक्षा 12 के प्रैक्टिकल्स भी शायद शुरू हो जाएं। तो हम लोग की क्लासेस चलती रहेंगी, प्रैक्टिकल भी चलते रहेंगे, सब चीज़ें अपना नॉर्मल चलती रहेंगी। और बाकी जो भी फरवरी में सरकार का आदेश होगा, जैसा होगा वैसा ही करते जाएंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में होंगे। तो कक्षा 11 अपना आप तो चलता रहेगा फरवरी मार्च आराम से, और उसमें उनको कहीं रुकना भी नहीं है। जैसा सरकार का निर्देश होगा उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा। और अभी तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि किसी न किसी तरह से आपका ऑडियो थोड़ा, और आप लोग को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो उसको आप खुद हल कर लीजिए, जिससे कि आपका जो है आपका ही लाभ है इसके अंदर, क्योंकि इसमें मेरा क्या आपका ज़्यादा लाभ है। तो एक तरह से चतुर्थ पेपर आपका ये आपका ख़त्म हुआ। इसमें रेडियो तरंग लास्ट पेपर था, इसको मैं व्हाट्सएप भी कर दे रहा हूँ आपको। और लंबा ना करते हुए ट्रांजिस्टर तथा ट्रांजिस्टर रेडियो 4th पेपर क्लास 11। थैंक्स छात्रों।